गुरु नानक देव जी के 500 साला प्रकाश उत्सव के सुभागे अवसर से परोपकारी युग पुरुष बाबा गुरमुख सिंह जी ने इस कॉलेज की स्थापना करके इस्त्री विद्या के पसारे विच नवा मील पत्थर स्थापित किया। बाबा जी तो बाद उन्हां दे अजीम वारिस स्वर्गीय ज्ञानी भगत सिंह जी, स्वर्गीय सरदार जगत सिंह जी ते अजकल उन्हां दियां पाईयां लीहां ते चलदियां सरदार रणजोत सिंह जी अपने साथी कर्मयोगियां समेत कॉलेज दे सर्वपक्षी पसारे ते प्रदान कीतियां जा रही सिक्ख्या सेधां नूं नवीनतम लीहां ते समय दी मंग अनुसार सार्थक सिद्ध करन लई यतनशील हन। थोड़े जहे विद्यार्थियों नाल शुरू होया यह सिंगल फैकल्टी कॉलेज अज 43 साल का सफर तय करके 1600 के करीब विद्यार्थियों नाल पोस्ट ग्रैजुएट मल्टी फैकल्टी संस्था वजों विद्यक कलात्मक सभ्याचारक ते खेडां दे खेतर विच राज राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते सर्व उच्च प्राप्तियां नाल शिंगारे इतिहास सदका पंजाब भर दे मोहरी कालजां विचों एक होण दा माण हासिल कर रहा है। मैनू ये दसदियां बहुत ही माण महसूस हो रहा है कि अज दे साडे इस समागम की प्रधानगी करन हित साडे अति सत्कारित सरदार अवतार सिंह जी मक्कड़ साडे दरम्यान तशरीफ फरमा हन। असीं आप जी नूं हार्दिक जी आया कहंदे हां। आप जी दी कॉलेज आमद नूं सत्कारदे होए समूह विद्यार्थियों वालों कॉलेज के इतिहास विभाग के प्राध्यापक ते मैडम प्रिंसीपल साहबा आप जी नूं फुल्लां दा गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। मेरी स्निमर बेनती है साडे अति सत्कारित मुख मेहमान जी नूं कि सन्मान निशानी कबूल करन। रामगढ़ी एजुकेशनल कौंसल वालों प्रधान सरदार रणजोत सिंह जी, मैडम प्रिंसीपल साहिबा, सरदार जगतार सिंह जी जनरल सकत्तर रामगढ़ी एजुकेशनल कौंसल अते पूरे विद्यार्थियों की नुमाइंदगी करते हुए साडे केंद्रीय विद्यार्थी सभा के प्रतिनिधि अते इतिहास विभाग के प्राध्यापक आप जी नूं जी आया कहते हुए साडी खुशनसीबी है कि इस मुबारक मौके साडे नाल विचारां दी सांझ पाउण हित डॉक्टर पृथ्वीपाल सिंह कपूर साबका प्रोवीसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी साडे दरम्यान तशरीफ फरमा हन। आप जी नूं कॉलेज पधारन ते हार्दिक जी आया कहंदे हुए दिली प्रसन्नता दा प्रगटावा करदे फुल्लां दा गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। सत्कारित मेहमानां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ते हुण मैं मैडम प्रिंसीपल साहबा नूं कहांगी कि वो साडे अज दे सत्कारित मुख मेहमान ते आप सब नूं जी आया कहन। मैडम प्रिंसीपल डॉक्टर नरेंद्र संधू जी। साडे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जनाब अवतार सिंह जी मक्कड़, उचेचे तौर पर पहुंचे हुए भैन जी गुरप्रीत कौर जी, औरत घर बनती है, घर सजाती है, प्रेरणा स्रोत बनती है, भुपिंदर सिंह जी हॉलैंड उन्होंने धर्म पत्नी, उन्होंने मैं जी आया कहती हाँ। बहुत शुक्रगुजार हाँ बाबा गुरमुख सिंह जी दे लाए हुए बूटे दे इस पावन धरती ते मेरी मैनेजमेंट मेरे एजुकेशन कौंसल दे सारे ही आदर सत्कारयोग मेंबरान और वर्ल्ड वॉर 1-2 विच शहीदियां प्राप्त करके जिन्हां बजुर्गां ने अपने बच्चों अपने दोतियां पोतियां पुत्रां नूं जो एक आजाद भारत दा सुपना साकार किया है, बहुत दूर दूर तो पहुंचे हुए ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और इस पुस्तक ते बहुत गहराई विच अपनी विचारां सांझियां जिन्हां ने करनियां हन। मैं बहुत आतर सहित साडे डॉक्टर PPS कपूर साहब, इस तो इलावा सरदार चरणजीत सिंह जी, उन्होंने भी जी आया कहती हाँ। और मक्कड़ साहब मैं अपनी स्टूडेंट्स नूं महकदियां हुई कलियां कहनी, इन दी महक बनी रवे, इसे करके संस्थावां मैं कहनी हाँ बनती है। कहंदे ने इतिहास लिखिया ही जिउंदा रहिंदा है ते इतिहास कदे सौखे नहीं लिखी जांदे।
अनेकां ही रुकावटां कंढे बण पल्ले खिੱਚਦੀਆਂ ने बड़ा उद्यम करना पैंदा है ते लंबी कालना घालनी पैंदी है। अजिहा ही कर विखाया है सरदार भुपिंदर सिंह हॉलैंड ने। सिख गुरुआं ते पीरां फकीरां दी वरोसाई अमृतसर की पावन धरती ते जन्मे सरदार भुपिंदर सिंह हॉलैंड ने खालसा कॉलेज अमृतसर तो उच्च विद्या हासिल की। 1973 तो हॉलैंड विखे रह रहे सरदार भुपिंदर सिंह जी अंतरराष्ट्रीय कंपनी IBM विच लगभग 3 दहाकियां तो बखूबी सेवावां निभा रहे हैं। सिख मिशनरी समाज सेवा नूं समर्पित ते यूरोपी सिख भाईचारे की नामवर हस्ती अनेकां सभा सुसाइटियां दे मैंबर ते अहुदेदार वजों सेवावां निभा रहे सरदार भुपिंदर सिंह हॉलैंड की झोली अनेकां मान सन्मान पए हैं। डच सोसाइटी खास करके सिखां प्रति निभाई उसारू ते निग्गर भूमिका सदका आप जी नूं शांति दे दूत खिताब सदका अलंकृत किया गया। सिख धर्म ते सिख इतिहास प्रति खोज की डूंगी लगन रखण वाले सरदार भुपिंदर सिंह जी ने दोवें विश्व युद्धां विच सिख फौजियां की कुर्बानी संबंधी खोज हॉलैंड तो लैके दुनिया भर के वख-वख देशों विच कीती ते लगभग 10 वरियां की मेहनत सदका सिख फौजियां संबंधी 2 पुस्तकां सिख दा यूरोप ते करजा तो इलावा डच सिख पाठकां दी नज़र कीतियां। इन्हां पुस्तकां विच दर्ज दुर्लभ जानकारी ते फोटोआं सदका ये पुस्तकां विलखण इतिहासिक दस्तावेज बन गईयां जिन्हां दी भरपूर सराहना इतिहास प्रेमियों ने की है। ते अज इसे लड़ी दी अगली पुस्तक असीं आप सब दी नज़र करन जा रहे हां, गौरव हासिल कर रहे हां। ते हुण मैं सरदार रणजोत सिंह जी प्रधान रामगढ़िया एजुकेशनल कौंसल नूं कहांगी कि वो अज विमोचन हो जा रही पुस्तक दी सांझ आप सब नाल पाउण। सरदार रणजोत सिंह जी। There is no limit. बहुत ही सत्कारयोग साडे शहर दा मान और सिख पंथ दा मान जथेदार अवतार सिंह जी मक्कड़ प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, साडे सत्कारयोग चाचा जी सरदार मदन सिंह जी, साडे बहुत ही सत्कारयोग रामगढ़िया एजुकेशन काउंसिल के समूह मैंबर साहबान, पंथ के प्रसिद्ध विद्वान और लेखक डॉक्टर प्रिथीपाल सिंह कपूर जी, ते हॉलैंड तो उचेचा तौर पर इस समागम में पहुंचे बीबी गुरप्रीत कौर जी ते उन्हां दा परिवारक मैंबर, ते उन्हां दे नाल आए ने सरदार सरबजीत सिंह गुमटाला वाले ते होर सज्जन आए ने जिहड़े उन्हां नाल, ते मैं उन्हां सारियां दा अज दे समागम च आए होयां नूं स्वागत करदा, वैलकम करदा। बहुत सारे रामगढ़िया कौंसल के मैंबर और शहर के पतवंते सज्जन इस समागम की रौनक वधाउण लई आए ने। मैं उन्हां सारियां दा ही स्वागत करदा और वैलकम करदा कि एक अज एक विलखण प्रोग्राम विच शामिल होने लई तुसीं आए हो। ये अपने आप विच एक मील पत्थर है, अपने आप च एक बड़ी बड़ी अचीवमेंट है कि असीं अज उस किताब का विमोचन करन जा रहे हैं जिहड़ी कि एक सिख इतिहास का एक अनगौलिया पन्ना सी, जिसनूं शायद जिन्ने भी इत्थे बैठे ने, मेरे स्टूडेंट बैठे, स्टाफ फैकल्टी बैठी है और पतवंते सज्जन बैठे है, शायद किसी नूं भी इन्ना जानकारी ना होवे कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दे विच सिखां दीयां किन्नियां लासानी कुर्बानियां ने। और अज दे समागम नूं असीं समर्पित किया है साडे सत्कारयोग पिता जी ज्ञानी भगत सिंह जी नूं समर्पित इस बुक रिलीज़ प्रोग्राम विच आए हुए मैं साडे परिवार के समूह मैंबर साहबान दा सर जसबीर सिंह जी, सर दविंदर सिंह जी, सरदार जगतार सिंह जी, सर परमजीत सिंह और मेरे मिसिज मैडम रजिंदर कौर ते होर जिन्ने भी रामगढ़िया काउंसिल के मैंबर साहबान आए ने, सरदार हरचरण सिंह बीरसन वाले ते सरदार हरबंस सिंह जी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ही वैलकम करदा। और इस किताब बारे मैं थोड़ियां जिहियां गल्लां साझियां करना चाहुंदा ते
कि ये किताब किस तरह होंद विच आई। और उस तो पहला मैं एक डॉक्यूमेंट्री छोटी जी है 15-20 मिनट की, जिस विच इस सबजैक्ट ते रोशनी पाउंदी हुई एक दस्तावेजी तैयार की है। तो मैं उहदे नाल नाल तुहानूं गाइड भी करदा रहांगा, क्योंकि उहदे विच कुछ अंश इंग्लिश विच ने, तो हो सकदा विच विच मैनूं तुहानूं ट्रांसलेट करने पैण। तो ये जिहड़ी किताब है जिहड़ी मैं तुहाडे सामने अज रिलीज़ होण जा रही है, और साडे कारयोग प्रधान साहब ने इस किताब नूं रिलीज़ करना है। जदों ये किताब बारे मैनू सन 2010 विच मैं शायद इंटरनेट ते पढ़िया सीगा इस बारे कि सिखां दीयां कुर्बानियां बारे, ते बड़ी मेरी इच्छा जाहिर हुई कि मैं सरदार भुपिंदर सिंह उन्हां नूं मिलां। और इन्हां दा मेरे कोल कोई संपर्क नहीं सी, पर मैं हॉलैंड विच रोटरडैम दे गुरुद्वारे संडे नूं गया, तो उत्थे जाके मैं कहा जी इस नाम का शख्स तुहानूं किते पता है? वो कहंदे जी अजमेर रहिंदे, आपां पता करा लैंदे। ते उन्हां दा फोन नंबर लिया ते फोन ते संपर्क किया, ते मैं अपना बिजनेस टूर तो बाद इन्हां दे घर गया, ते उत्थे जाके शायद असी 5 बजे मैं पहुंचिया, ते रात नूं 2 बजे तक असी इसे संदर्भ विच गलबात करते रहे। और इन्हां दे खोज भरपूर जिहड़ा डॉक्यूमेंट इन्हां ने मैनूं दिखाए, मैं उन्होंने कहा कि इस नूं किताब की शक्ल देना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने भी बहुत वड्डा उपराला किया, क्योंकि ये बहुत वड्डा कारज सी, जिथे कि इस किताब नूं 1700+ पेजिज नूं एक किताब की शक्ल देना बड़ा मुश्किल काम सी। और उस तो बाद इन्ने सारे डाटा नूं कंपाइल करके प्रेजेंट करना, और ये बहुत वड्डा काम सी। तकरीबन सानूं 1.5 साल इस काम विच लगे। इस विच माइक जिहड़ी सहायता वो सानू कितों नहीं मिली, असीं आप ही अपने बलबूते ते पब्लिश की, और उम्मीद है कि एक किताब लोगों तक खरीदी जाएगी, क्योंकि ताही असीं वर्ल्ड वार 2 बारे किताब कर सकांगे। तो इस उम्मीद नाल मैं इस किताब की इंट्रोडक्शन तुहाडे सामने स्टार्ट कर रहा। इस तो पहला मैं प्रधान साहब नूं दसना चाहुंदा कि असली पिछले कुछ समय तो एक GS ग्रुप ने ही एक पब्लिशिंग अदारा विजडम कलैक्शन के नाम से खोलिया, और उहदे विच असीं वख-वख सबजैक्ट ते और धार्मिक अपने सिख लिटरेचर और थियोलॉजी के बेस ते जिन्नियां भी किताबां छाप रहे हैं, और वो वर्ल्ड क्लास पब्लिकेशनस असी कर रहे हैं। उहदे विच पहली किताब जपजी साहब की 2010 विच रिलीज़ हुई सी। उस तो बाद निरंतर ही किताबां आईयां, उहदे विच सक्सैस थ्रू स्पिरिचुअलिटी, मैनेजमेंट एंड सिखिज्म ते आई। उस तो बाद वूमन लिबरेशन ते एक बहुत नायाब किताब तैयार हुई, जिसकी रिलीज सैरेमनी लास्ट ईयर हुई सी। उस तो बाद ननकाना साहब अते होर गुरधामां ते एक पुस्तक दास वल्लों बनाई गई सी। ते इस तो बाद असी हेमकुंड साहब दे मिस्टिक पिलग्रिमेज, ये ट्राईलिंगुअल फिल्म और ट्राईलिंगुअल बुक असी रिलीज़ की पिछले मई दे विच, और साडे प्रधान जी सर मदन सिंह जी की रहनुमाई विच ये कारज संपन्न होया। ते उस तो बाद एक असी जिंदगी के फलसफियां की किताब OIAT-RS पिछले हफ्ते ही DC लुधियाना ने रिलीज़ की सी। इस में छोटे छोटे टोटके ने। ते अज जिहड़ी असी किताब रिलीज़ करन जा रहे हैं उसका नाम है सिक्स इन वर्ल्ड वार 1, और इस खूबसूरत टाइटल और खूबसूरत डिज़ाइनिंग की है मेरे मित्र सनी, डिज़ाइनर है मुंडा सतनाम सिंह। ये सारा उहदी मेहनत का काम है। और मैं ये भी दसना चाहना कि बुक की डिज़ाइनिंग दिल्ली विच हुई है, और असी सारा काम इंटरनेट राही किया है, जिन्नी भी डिज़ाइन वर्क है। और सरदार भुपिंदर सिंह जी कॉन्सटेंट संपर्क रहा इस पब्लिशिंग के दौरान। तो इस किताब विच एक विलक्षण चीज़ ये है कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जिहड़ा मीरी पीरी का सिद्धांत दिता सी,
ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਣਗੌਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਫੌਜ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਫੌਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੌਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਫ੍ਰਾਂਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਸਰਬੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਗੈਵਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ 90 ਮੁਲਕ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 47,746 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 65,125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਲਗਭਗ 200 ਪੇਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਟਸ known to the men as Whitehead. Set in the flat land, Ypres had the misfortune to be surrounded by a group of ridges which saw some of the bloodiest fighting war. As the two sides... ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 700-800 ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਨਸ ਨੇ living and dying in a wilderness of trenches, shattered villages, and forests of lifeless tree stumps. Between October the 25th, 1914 and the 10th of March the following year, there were only 18 dry days. And on 11 of these, the 10th of November of 1914, that the British have to deal with. The first one is to replace the officers. In an Indian Army regiment, and we're really talking a battalion, of course, on the line, there are 12 British officers. Now, you lose 12, doesn't seem like a lot of people to replace, but if you insist they know the language and are familiar with the culture, and they've got to be British gentlemen on top of that, then you've really got a problem finding enough officers. The second thing you've got to do is replace the men. Some of these regiments have lost well over half their strength by this time. The third thing you've got to do is try and rebuild the morale of the units, and that perhaps is the most difficult thing of all. Next. Indian joined the British regiment, the Indian Army regiment. He expected his officers to deal with him in a variety of roles, Sikh और not just भारतीय as officers, also as fathers. फ्रांस, इटली, बेल्जियम ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਰਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ The repercussions of this were soon felt after the first battle. When regiments lost their white officers, they became ineffective. Largely, I think, because the British recruited only from very backward classes, basically from the Punjab, the hill tribes, and they brought these people into the British Army, uneducated, ill-suited to be further educated because they were not modern people. They had learned to look to this white officer caste for guidance. When the white officer caste was gone, they simply sat and waited for another white officer to come. Indeed, didn't even have to be an officer. Sometimes just a white infantryman coming over from a regiment next door could yell, "Follow me," and they would follow him. These were people who were not trained to have initiative, were not asked to have initiative, and as a result didn't have any. Stranded in a country whose inhabitants, language, and customs were entirely unknown to him, the ordinary sepoy had no way of understanding his surroundings. Deprived of his white officers, he was helpless. Picture yourself as a young man from a village in the Punjab. You're transported thousands of miles, and you're placed into the mud and the death of France in 1914. Where men are not being killed in ones and twos or even tens and twenties. They're being killed in thousands, hundreds and thousands. Your own regiment, 700 men go into the trenches, maybe 300 come out after one battle, where death is not an individual shooting at you. Death is this unseen artillery shell landing in the midst of your organization, an unseen machine gun wiping down your men in droves. Culture shock is perhaps a simple way to put it, but I think it's accurate. In November 1914, winter set in. Cox reported that his troops were finished and would have to be relieved immediately. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਸਕਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. By the end of 1914, the Indians had lost over 8,000 officers and men, or nearly 50% of their initial. Next. Suddenly directly reversed. The field was choked with the wounded. Commanders didn't know what they were supposed to do. Raw recruits had been marched straight to their death. For months afterwards, the red kilts of the Cameronians, the dark colors of the Black Watch, would be seen caught on the barbed wire, along with the unraveled turbans of the Indians. It was a costly end to 1915. The Indian battalions had become skeletons of their former selves. They were shipped out from Marseille, a far cry from the eager warrior heroes who'd been welcomed by the French the previous autumn. It is because of the insecurity of the British authorities that the soldiers' letters were translated and censored. It is because of that censorship that the letters even survive, and that we have a record of what these men endured. The irony is
that the British, so nervous of the empire crumbling, had little cause for insecurity. For few of the letters contained any note of treachery. The Indian corps had proved unswerving in its loyalty to king and empire. Jarenlang hebben Sikhs van overal ter wereld gebeden voor de vrede. Ze deden dat in Ypres. Vrijdag al zag u dat de Lakenhal speciaal voor de gelegenheid tot tempel was omgevormd. Het vredesweekend had een dubbele aanleiding. Enerzijds vierden de Sikhs de geboorte van hun gemeenschap in India, nu 300 jaar geleden. En tegelijk brachten ze zaterdag hulde aan de Sikh-soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden in de lucht. Enkele tientallen Sikhs en een handvol oud-strijders komen in Hollebeke bijeen voor de onthulling van een gedenkteken. Op deze plek werden tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het eerst Sikh-soldaten ingezet in de strijd tegen de Duitsers. Enkele nazaten vormen vandaag een erehaag met de sabel in de aanslag, op blote voeten en in oranje gewaad. Oranje is de heilige kleur van de Sikhs. Het gedenkteken is bedoeld ter nagedachtenis van alle gesneuvelde Sikh en andere soldaten. 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ 1999 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ 1914 in Marseille, daar zijn ze aan land gegaan. Er is heel Frankrijk doorreisd en voor het eerst in de eerste slag van Ypres ingezet. Op een lijn die liep van Hollebeke, waar we hier zijn, over Wijdschaten tot Meesen. Het monument draagt het opschrift in de 3 Indische legertalen. Het Punjabi, het Sanskriet en het Arabisch. Vrij vertaald staat er alles en iedereen behoort tot God. Een dag later is het tijd voor de slotceremonie, na 3 dagen van gebed in de Yperse Lakenhallen. Met enkele honderden verzamelen ze aan de Menenpoort voor een laatste hulde aan alle gesneuvelden. Enkele prominente Sikhs leggen een krans voor de gesneuvelden. Op de achtergrond wordt intussen de last toast geblazen. We are very much satisfied and we are proud of from the people of Ypres. They have given us maximum cooperation. They are very nice people and we think that Ypres has not got a proper place in the history and as a Sikh nation we would like to contribute so that Ypres shall be history. Next. ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਾਰੇ And I would like to give you some figures also what exactly has happened in Europe and other continents. The forces of British India played a major role in both world wars. Nearly 1,700,000 men and women of the Commonwealth, including some 169,700 from the forces of undivided British India, died in 1914 and 1918 and 1939 and 45 war. In the First World War, the strength of the British Indian forces rose to 1.6 million. In 1918, with Sikhs as the major force. Sikhs have fought in France, Belgium, Germany, Greece, Italy, Malta, Romania, and some graves of the Sikhs, piloted and wounded, are also in the United Kingdom. Sikhs have fought in Kenya and Tanzania. Sikhs have fought in Hong Kong, India and Turkey. Sikhs have fought also in Middle East, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Lebanon, Palestine and Syria. In Europe during World War I, it fought in Belgium, Flanders at Ypres, twice from 22nd of October 1914 till 30th of October 1914, and from 22nd of April 1915 till 1st of May 1915, and in France at La Bassée
Navchapelle, Auber Ridges, Feaster Barrett, Laws, Garvinci and Somme from July 1916 to November 1916, thus fighting 7 wars in France and 2 in Belgium. During World War I on the Western Front, that is Belgium and France, only in 14 months, the Indian Corps had lost 34,252 men, dead, wounded, ill or prisoner of war. There are 15,519 burial places. We call it Samads of the Sikhs. And very interesting that the religious aspect of every single soldier was well respected. The Sikhs got Ekam Kasi Vaheguru Ji Ki Fateh Sanskare in Gurmukhi on their graves, and Hindus, soldiers, they got Om Namo Shame, and our Muslim brothers from the Holy Quran. That is on all the graves. 64,963 soldiers are commemorated by memorial. Thus, total of 80,482 have died in First World War. Now I go to Second World War. In the Second World War, the strength of British Indian Army rose to 2.5 million in 1945, with Sikhs again as the major force. Sikhs have fought in 4 continents. In Europe, they have fought in France, Germany, Greece, Italy, Cyprus, and some graves are also in the United Kingdom. Most of the graves are from the soldiers who fought in Europe, especially in France and Belgium, and they were brought here as wounded soldiers, and they died here. In Asia, Sikhs have fought in Bangladesh, Burma, China, India, Indonesia, Maldives, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, and Sri Lanka. And some names of the Sikhs are also found in Australia, New Zealand, and Japan. In Middle East, Sikhs have fought in Egypt, Israel, Lebanon, Yemen, and Iraq. There are 12,830 graves, Samads of the British Indian soldiers, and 76,388 are commemorated by memorial. Thus, total of 89,218 have died in Second World War. Total who died in both world wars, the figure goes to 169,700. As my colleague have said, that the British were very admirer of the Sikhs, because the Sikhs have fought for the kingdom and for the British Raj to save the humanity. I will quote again in the words of General Sir Frank Messeroy, KCSI, KBE, CBDSO. Finally, we that live on can never forget those comrades who, in giving their lives, gave so much that are great and good to the story of the Sikh regiment. No living glory can transcend that of their supreme sacrifice. May they rest in peace. In the last 2 world wars, 83,005 turban-wearing Sikh soldiers were killed and 109,045 were wounded. They all died or were wounded for the freedom of Britain and the world, enduring shell fire with no other protection but the turban, the symbol of their faith. Here I will mention about
our esteemed leader, Sir Winston Churchill, he paid tribute to the contribution of the brave Sikh soldiers by saying, "We are today able to live with honor, dignity and independence. In the war, they fought and died for us, wearing the turban." Sikhs fought in Africa from 10th of June 1940 to 13th of May 1943 till the defeat of German forces. Under the command of General Erwin Rommel, popularly known as the Desert Fox, by the Allied forces under the command of General Bernard Montgomery, later Field Marshal. After the fall of dictator Benito Mussolini of Italy, who sided with the Nazis, from 10th June 1940 till 13 May 1943, the Allied war started on 10th of July 1943 from Sicily and then in Italy till the surrender of Germany on 2nd of May 1945. The Sikhs were an important part of Allied forces. In the Second World War, a company of the Royal Indian Army Services Corps, including Sikhs, were part of the British expeditionary forces in 1940 campaign, which ended in the evacuation from Dunkirk. On D-Day, Normandy taking landing in France from 6 June 1944 till 30 June 1944, Sikhs were also in the Allied forces. There is one grave of a Sikh in Champenois Communal Cemetery in France and at other places in France. Sikhs were 33% in the First World War and 35% in the Second World War. Sikh nation has now 4 monuments for their memory in Europe. In Ypres, we have a monument at Holybaith on 3rd of April 1999, which was inaugurated according to Sikh tradition. Sardar Inder Singh Jammu, he was mayor of Barking then, and he led many people from England, and he participated in that event. In White Scarpe on 9/11/2008, there is another monument of the Sikh soldiers who died for Belgium. In Italy on 13th of August 2011, we have a very big monument in memory of the Sikh soldiers who died in Italy at Forlì. And the 4th monument has been recently inaugurated at Maradi, Monte Cavillara, that is in the Florence province, and that happened on 20th of May 2013. And that has been also inaugurated according to Sikh tradition. Now, as my colleagues have said, that 100 years of the Sikh soldiers, that event is coming on 29th of September 1914. Sikhs from 47th Sikh Regiment, they landed in Marseilles in France, and then they traveled to Navchapelle, and firstly they fought in Belgium at Ypres on 22nd of October 1914. They had a first action with the Germans. And there we have a monument now in memory of those Sikhs. So we request you that because Sikhs were important ally of the Allied forces, and they have died for the freedom of mankind, and now it is our duty, and it is the duty of people of Britain, that they shall also have a big monument in their memory to commemorate the 100 years of the Sikh soldiers who have arrived here. So that is our request, and I hope that you will do something about that. Vaheguru Ji Ka Khalsa.